नमस्कार दोस्तों, मैं दंत पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज का करंट शुरू करें उससे पहले आप सभी को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना कि जल्द ही हम इस पेंडेमिक से, इस कोरोना वायरस के कोविड-19 के इस फीवर से एक तरह से हम बाहर निकल सके। और साथ ही आप सबसे निवेदन कि आप सभी मास्क लगाएं और अपनी सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। चलते हैं अभी प्रश्न की तरफ। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से भारत की एक्सपर्ट कमेटी ने किस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। मतलब भारतीय जो एक्सपर्ट हैं जो कि कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए राय देते हैं, उन्होंने एक राय दी है कि भाई एक वैक्सीन जो कि बड़ी प्रभावी भी है और चूंकि मामले बढ़ रहे हैं तो हमें वैक्सीन भी बढ़ानी पड़ेगी, तो इसलिए ऐसी स्थिति में हम कौन सी और वैक्सीन को हमें अनुमति दे देनी चाहिए, इस प्रकार की जो है वो राय दी गई है, मंजूरी के लिए कहा गया है। तो वो देखते हैं। तो इसके अंतर्गत जो उत्तर आएगा अपना, पहले उससे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। पहले सारस 5, स्पुतनिक 5, जकोव 5 और एक्स्ट्राजेनेका। तो उसमें सही उत्तर जो है वह है स्पुतनिक 5। ये स्पुतनिक शब्द का संबंध ही रूस से है और रूस से ही जो है ये वैक्सीन ली जा रही है। और इसके इस्तेमाल के, रूसी वैक्सीन जो है उसके इस्तेमाल के बारे में हमने सोचा है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी व्याख्या की तरफ अगर हम चले तो स्पुतनिक 5 कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के ध्यान रखते हुए की वजह से भारत की एक्सपर्ट कमेटी ने हाल ही में रूस की स्पुतनिक 5, ध्यान रखिएगा ये कहाँ की है वैक्सीन, रूस की। स्पुतनिक शब्द आते ही हम समझ सकते हैं कि वो रूस से जुड़ा हुआ है, तो रूसी वैक्सीन है। वैक्सीन ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी, इस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। इस पर जो अंतिम फैसला जो होना है वो होगा कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डीजीसीआई के लेवल के ऊपर ये अंतिम फैसला होगा। जबकि जनवरी में कोविशील्ड जिसे वो कहा गया उसे, और कोवैक्सीन, एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन, इन दो को मंजूरी जनवरी में दी गई थी। और अब जो है स्पुतनिक को मंजूरी देने का विचार कर दिया गया है। मंजूरी तो दे दी गई है, बस अंतिम फैसला करना बाकी है जो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अपना कि 1980 के बैच के किस IRS अधिकारी को चुनाव आयुक्त का अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। मतलब चुनाव आयुक्त का सहयोगी, चीफ कमिश्नर से बोलेंगे अपन, इलेक्शन कमिश्नर। तो कमिश्नर जो होता है वो IRS अधिकारी इसके अंतर्गत रखा गया है। तो इस IRS अधिकारी की जो बात आ रही है वो कौन है जो अभी चुनाव आयुक्त के सहयोगी के रूप में नियुक्त करने के लिए भारत सरकार ने अनुमति दी है। तो ऑप्शन है अपने पास संजीव वर्मा, दूसरा सुशील चंद्रा, तीसरा संदीप मेहता और चौथा जो है वो है संजय माथुर। बताइए कौन सा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सुशील चंद्रा। चलते अपन व्याख्या की तरफ। व्याख्या है अपनी वो इस प्रकार है। सुशील चंद्रा जो कि 1980 के बैच के IRS अधिकारी हैं, चंद्रा को चुनाव आयुक्त अपने आप में पोस्ट है और उनका जो मतलब सहयोगी के रूप में नियुक्त करने की बात की गई है यहाँ पर कि उनके सहयोगी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है किसे, सुशील चंद्रा को। हाल ही में सरकार ने निर्वाचन आयोग के सबसे बड़े पद के लिए उनके नाम को मंजूरी दे दी गई है, मतलब कमिश्नर के रूप में मंजूरी दे दी है। सुशील चंद्रा ने IIT रुड़की से बीटेक किया है और देहरादून से LLB किया है। चलते हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अपना, केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच किस कोरोना वैक्सीन के निर्यात पर रोक लगा दी। तो दो प्रश्न अपने सामने आ चुके कोरोना के सामने। पहला प्रश्न कि अब हम किसको आयात करेंगे, कहने का मतलब ये है कि हम कौन सी वैक्सीन बाहर से मंगवाएंगे। तो स्पुतनिक तो हम मंगवा रहे हैं। और दूसरी, अब हम भेजना कौन सी बंद करेंगे जो हम निर्यात भी कर रहे थे, क्योंकि वैदेशिक संबंधों में व्यवहारिक सी बात है कि प्रत्येक देश अपनी बढ़िया स्थिति बनाए रखना चाहता है और दूसरे देशों से संबंध बनाए रखना चाहता है। वैदेशिक संबंध भी बनाने पड़ते हैं।
ये बातें नहीं होती जो लोग करते हैं कि हमने वैक्सीन कम पड़ गई, विदेशों में क्यों भेज दी। है ठीक है, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। अब परिस्थिति ऐसी नहीं है, अब कोरोना बढ़ रहा है तो बंद कर दी। तो बंद की वो कैसे की, वो देखिए। कौन सी, किसके ऊपर रोक लगा दी? तो JKO5, एस्ट्राजेनेका, सारस 5 और रेमडेसिविर। तो इनमें से कौन सी है जिसके ऊपर हमने निर्यात पे रोक लगा दी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा रेमडेसिविर। कौन सा होगा? रेमडेसिविर। चलते हैं हम ऑप्शन, इसकी जो व्याख्या है वो भी देख लेते हैं। व्याख्या जो है वो इस प्रकार है कि रेमडेसिविर केंद्र सरकार ने हाल ही में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन और उसके जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेट्स जो हैं, जो बाकी सामान है, कहने का मतलब उनके ऊपर, उनको कोरोना वैक्सीन के निर्यात के ऊपर, उन सब चीज़ों के उनके ऊपर रोक लगा दी। कहने का मतलब जितने भी रेमडेसिविर के प्रोडक्ट है ना, उन प्रोडक्ट के निर्यात पर रोक लगा दी और उनको हम यहाँ पर उसके तहत काम में लेंगे। सरकार ने कहा है कि आने वाले समय में रेमडेसिविर की मांग में और वृद्धि होने की संभावना है, मांग और बढ़ सकती है इसकी, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी रोक लगाएंगे और सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। ध्यान रखिए, रेमडेसिविर के तो निर्यात पर रोक लगी है और आयात स्पुतनिक काम करने जा रहे हैं। किसके संबंध में? कोरोना के संबंध में। अगला प्रश्न जो अपने सामने आता है वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कितने वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र होने का अधिकार दिया है? मतलब देखिए, मामला क्या है कि कुछ विशेष धर्मों ने माना है कि भाई कोई दूसरे विशेष धर्म के लोग काले जादू के माध्यम से या अन्य विशेष कार्यों के माध्यम से दूसरे धर्म के लोगों को, और मतलब एक दूसरे धर्म में एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, अपने धर्म में बढ़ा रहे हैं दूसरे धर्मों के लोगों को, ऐसी बात सामने आ रही है। अब उसमें कितनी सच्चाई है वो विवाद का विषय हो सकता है, उस पर चिंतन का विषय भी हो सकता है। किंतु जब ये बात कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में, कि भाई धर्म एक्सचेंज कर रहे हैं तो उस पर रोक लगवाइए, ठीक है, तब कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 25, भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। मतलब ये कि हम आंतरिक रूप से स्वतंत्र हैं कि हम किस धर्म को अपनाते हैं, ठीक है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने डिसीजन दिया है और उस डिसीजन के तहत उसने कितनी एज वाले जो है उनसे अबव, उससे कम वालों को तो क्योंकि समझ नहीं होती तो वो तो गलत माना गया, लेकिन निश्चित एज से अबव अगर कोई व्यक्ति अपने अंतःकरण को स्वतंत्र करना चाहता है, कहीं दूसरे धर्म में जाना चाहता है, चाहे वो कोई भी धर्म में एक्सचेंज करना चाहता है, तो वहां पर वो स्वतंत्र होगा। ये बात किसने कही? सुप्रीम कोर्ट ने ये बात रखी है। तो उसमें एज में बतानी है 16 वर्ष की या 17 वर्ष या 15 वर्ष या 18 वर्ष। तो कौन सी, किस एज के ऊपर के जो आयु के जो लोग हैं वो धर्म चेंज कर सकते हैं, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने रखी है। तो बताइए, निश्चित रूप से आप इसका उत्तर दे पाएंगे और ये उत्तर है 18 वर्ष, ठीक है, क्योंकि 18 वर्ष का बालिग हो जाता है और वो व्यक्ति निश्चित रूप से अपने फैसले लेने के लिए सक्षम है, तो इसलिए 18 वर्ष से अबव वालों को स्वीकृति कोर्ट ने दे दी है। बात करें इसकी व्याख्या के ऊपर, तो 18 वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने 18 वर्ष का निर्धारण किया। उसकी व्याख्या इस प्रकार है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। मतलब लोगों ने कहा कि भाई अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो उसको उन्होंने खारिज कर दिया और खारिज करते हुए 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म चुनने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, ये बात रखी है और स्वतंत्र होने का उसको अधिकार है। साथ ही काला जादू और जबरन धर्मांतरण को नियंत्रित करने के लिए जो याचिका में कहा गया था कि भाई काला जादू के लिए और जबरन धर्मांतरण के लिए आप केंद्र सरकार को निर्देश दीजिए कि वो इन चीजों के ऊपर रोक लगाए, तो कोर्ट ने क्या कहा कि भाई काला जादू और जबरन धर्मांतरण को नियंत्रित करने हेतु केंद्र को निर्देश देने के अनुरोध संबंधी याचिका पर भी सुनवाई करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। मतलब इस मामले में भी कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में कुछ भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि कोर्ट इस बात को मानता नहीं है कि काला जादू या इस प्रकार की कोई चीजें होती हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अपना, इनमें से किस राज्य सरकार ने अभिनेता सोनू सूद को कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो देखिए, आप सबको मालूम है कि कोरोना काल के अंदर सोनू सूद जो कि अभिनेता हैं, उन्होंने काफ़ी योगदान किया
और ये बड़ा प्रशंसनीय भी था। उन्होंने जो मजदूर वर्ग के लोग या जो फंस गए थे जो लोग अपने राज्यों में जाने से, उन लोगों को सपोर्ट किया, उनको आगे पहुंचाने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई। तो उस स्थिति को ध्यान रखते हुए, क्योंकि उस मामले में फेमस भी रहे, तो इसलिए किस राज्य सरकार ने ये सोचा कि इन्हें कोविड के जो टीकाकरण के लिए जो लोगों को जागरूक करना है, उसके लिए यहाँ पर जो है वो किस राज्य सरकार ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ऑप्शन है अपने पास केरल सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार या फिर पंजाब सरकार। बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब सरकार। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी व्याख्या इस प्रकार से है कि पंजाब सरकार ने हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उन्होंने पिछले वर्ष लॉकडाउन के दौरान, जब लॉकडाउन चल रहा था, उस दौरान प्रवासियों को उनके घर में पहुंचाने में उन्होंने मदद की थी। साथ ही महामारी के बीच हजारों जरूरतमंद लोगों को भोजन भी उपलब्ध करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आईपीएल के संबंध में, और आईपीएल की अगर हम बात करें तो आईपीएल 2021 कि कौन सी आईपीएल टीम आईपीएल में 100 मैच जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है? आईपीएल के अंदर 100 मैच जीतने वाली कौन सी जो है वो टीम की बात हो रही है यहाँ, तो तीसरी टीम कौन सी बन गई जिसने 100 मैच जीत लिए? तो ऑप्शन अपने पास सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स जो है उसने 100 मैच जीतने वाली वो तीसरी टीम बन गई है। देखते हैं सही जो इसकी व्याख्या की बात कर लेते हैं। तो आईपीएल 2021 के तीसरे मैच में, कौन से मैच में? तीसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने हैदराबाद को 10 रन से हरा दिया, जिसके साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल में 100 मैच जीतने वाली तीसरी टीम बन गई। कोलकाता से पहले मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल में 100 मैच जीत चुकी है। तो तीसरी जो टीम है वो बन गई कौन सी? कोलकाता नाइट राइडर्स। तो तीनों ही आपको याद रखनी है, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स, क्योंकि 3 ऑप्शन सामने है ना, वहां तो ये मान के चलिए वो प्रश्न बन गया। ये बड़ा आसान हो जाता है प्रश्न बनाना। प्रश्न क्या आएगा आपके अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कैसे बन सकता है, और तरीका क्या है कि निम्न में से कौन सी टीम है जो 100 जो है मैच नहीं जीती? तो 3 तो है जो जीती हुई है और 1 नहीं है, तो इस प्रकार से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहती है। चलते हैं अपन अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बाफ्टा अवार्ड के संबंध में, बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड होता है सिनेमाई क्षेत्र में, उसको भी हम देख लेते हैं। बाफ्टा अवार्ड सेरेमनी में हॉलीवुड ड्रामा फिल्म, हॉलीवुड का ये अवार्ड है और हॉलीवुड की ड्रामा फिल्म को अभी ये अवार्ड मिला है, सबसे श्रेष्ठ फिल्म मानी गई है। उसका नाम है नोमाडलैंड। ने सबसे अधिक कितने अवार्ड अपने नाम किए, मतलब उसने सबसे अधिक अवार्ड लिए हैं। किसने? नोमाडलैंड ने। अब नोमाडलैंड जो फिल्म है, जो कि ड्रामा फिल्म है, ध्यान रखिएगा, उस ड्रामा फिल्म ने कितने अवार्ड अपने नाम कर लिए हैं? तो ऑप्शन है अपने पास 2 अवार्ड, 3 अवार्ड, 4 अवार्ड या फिर 5 अवार्ड। कितने अवार्ड उसने अपने नाम किए हैं? तो सही उत्तर दोस्तों होगा इसके अंदर 4 अवार्ड। चलते हैं अपन ऑप्शन की तरफ, सॉरी व्याख्या की तरफ। व्याख्या है अपनी ये, बाफ्टा अवार्ड सेरेमनी में हॉलीवुड ड्रामा फिल्म, हॉलीवुड की जो ड्रामा फिल्म है उसी की हम चर्चा कर रहे हैं, तो उस ड्रामा फिल्म नोमाडलैंड में ने सबसे अधिक 4 अवार्ड अपने नाम किए हैं। इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडोरमेंट, इसकी जो लीड एक्ट्रेस जो रही वो कौन थी? फ्रांसिस मैकडोरमेंट जो थी उसने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी जीता है। मतलब इसी फिल्म की जो बेस्ट एक्ट्रेस जो है, वो एक्ट्रेस जो थी उसने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी जीता है। नाम याद रखिएगा, मैकडोरमेंट। ठीक है, इसने जो फ्रांसिस मैकडोरमेंट, इसका पूरा नाम ये है, उसने अवार्ड जीता है। जबकि निर्देशक, इस फिल्म के ही निर्देशक, ठीक है, क्लो झाओ, उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो बाफ्टा अवार्ड के तहत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। सिनेमाई क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवार्ड है बाफ्टा अवार्ड,
और उसमें सबसे ज़्यादा किसने लिए हैं? नोमाडलैंड ने सबसे अधिक 4 अवार्ड इसमें जीते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्न में से कौन सा 7 अजूबों में शामिल किसी प्रतिमा में निम्न में से कौन सा 7 अजूबों में शामिल किसी प्रतिमा से भी ऊंची प्रतिमा बना रहा है? मतलब कौन सा देश है जो 7 अजूबों के अंदर जो प्रतिमाएं हैं ना, उन प्रतिमाओं से भी ऊंची प्रतिमा बना रहा है। वो 7 में तो जो प्रतिमाएं हैं वो तो ऊंची है, उनकी तुलना के अंदर बता रहे हैं, वर्ड की और की तुलना नहीं कर रही है। सिर्फ यहां पर तुलना किसकी करनी है अपने को? 7 अजूबों में जो ऊंचाई है उनसे ऊंची बात की जा रही है। तो 7 अजूबों में शामिल किसी प्रतिमा से भी ऊंची प्रतिमा बना रहा है, तो कौन सा देश बना रहा है? जापान, ब्राजील, मालदीव या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो है ब्राजील। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अभी इसकी व्याख्या जो है वो इस प्रकार है। ब्राजील विश्व में का पहला देश बन गया है जो कि 7 अजूबों में शामिल किसी प्रतिमा से भी ऊंची प्रतिमा बना रहा है। 7 अजूबों में जो प्रतिमा है ना, उनमें से सबसे ऊंची प्रतिमा ये बना रहा है, उनसे भी ऊंची है ये। ब्राजील में एनकाटाडो एक जिला है, एनकाटाडो जिले में जीसस क्राइस्ट की मूर्ति बनाई जा रही है। और कितनी ये जो मूर्ति बनाई जा रही है वो 43 मीटर ऊंची प्रतिमा है। कितनी है? 43 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। और ये 30 मीटर ऊंची जो क्राइस्ट द रिडीमर पहली जो बनी हुई है, पहली जो क्राइस्ट की मूर्ति बनी हुई है वो बनी हुई है क्राइस्ट द रिडीमर, वो है 30 मीटर की। और अब उसमें उससे भी 13 मीटर ऊंची ब्राजील में बन रही है ये। और ये टोटल मीटर कितनी इसकी? 43 मीटर की ये मूर्ति बन रही है जीसस क्राइस्ट की। तो ये कहाँ बन रही है? ब्राजील में। ठीक है, तो ये विश्व का पहला देश है जो 7 अजूबों से भी ऊंची प्रतिमा ये बना रहा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए करंट काफी है। यही था आज का प्रमुख करंट जो हमने चाटा था। लगातार देखते रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। और आगे अगर आप देखना चाहते हैं तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।